तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले शुरुआत में पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नववर्ष आप लोगों के लिए अच्छा हो। 2022 में सिर्फ खुशियाँ हों, सब कुछ आप लोगों के साथ अच्छा हो, सेहत अच्छी हो, काम धंधा अच्छा हो, घर परिवार अच्छा हो और हर एक की आप मदद करें, ये भी ज़रूरी है। इसी से दुनिया खूबसूरत दिखती भी है और लगती भी है। तो पिछले 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। 2020 से शुरू हुआ, 2021 में भी बहुत कुछ हुआ। अब हालांकि अब हम दरवाजे पे खड़े हैं 31 दिसंबर के, मतलब दहलीज पार होगी रात 12 बजे और 1 जनवरी 2022 की शुरुआत होगी। लेकिन फिर से वही कोरोना, ओमिक्रॉन, इसको लेके अब इस वक्त सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं, जगह जगह नाइट कर्फ्यू है, लोगों से एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को, और जो गुज़र गया सो गुज़र गया, जो आने वाला है वो हमेशा अच्छा हो, यही हम लोगों की सोच होनी चाहिए। तो 2022 अच्छा हो। हालांकि इसी पे एक लाइन याद आई कि 31 दिसंबर ने 1 जनवरी से ये कहा कि हम दोनों कितने करीब हैं, लेकिन फासला 1 साल का है। क्योंकि फिर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक दूसरे से मिलने में 12 महीने का वक्त लगता है। तो नया साल आप लोगों के लिए अच्छा हो, हैप्पी न्यू ईयर। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। और हाँ, ये इस साल 2021 की आखिरी कहानी कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि 31 दिसंबर है तो ये लास्ट कहानी। अब जो कल की कहानी होगी वो नए साल में होगी, नई रोशनी में होगी, नई तारीख में होगी। साल भी बदल चुका होगा, कैलेंडर भी बदल चुका होगा। कल 1 जनवरी 2022 पहला दिन नए साल का। तो नई कहानी कल, आज 2021 के साल की आखिरी कहानी। और आज की जो कहानी है, हमारे बेंगलोर में एक बड़े सीनियर कैमरामैन है शिव मूर्ति। बड़े ही अच्छे इंसान, नहायत शरीफ, दिल के भी बहुत हीरा। ये कहानी उन्होंने भेजी बेंगलोर से, और बहुत ही ये टैलेंटेड हैं। न सिर्फ अच्छे कैमरामैन हैं बल्कि लिखते भी हैं खुद स्क्रिप्ट। और इनकी मेहमान नवाजी के बारे में तो क्या बोलूँ। मैं बहुत साल पहले अपनी फैमिली, बीवी और बेटी के साथ जब बेंगलोर ऊटी गया था तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार घूमने के लिए आया हूँ। जिस तरीके से शिव मूर्ति जी ने वहाँ ख्याल रखा हर चीज़ का, तो दिल जीत लिया। और जब भी वो दिल्ली में कोई ब्यूरो कॉन्फ्रेंस हम लोगों का होता है, वो आते हैं, मुलाकात होती है। तो नहायत ही भले इंसान, और उन्हीं की ये भेजी हुई कहानी आज आपके सामने है। ये कहानी भी रिश्तों के खून की है, लेकिन थोड़ा हटकर। अर्चना नाम की एक महिला बेंगलोर में रहती थी। अच्छे घर से, माँ बाप बेहद अमीर, ठीक ठाक पढ़ाई की अर्चना ने। उसके बाद बड़ी हुई, घर वालों ने रिश्ता देखा और अर्चना की शादी कर दी। पति भी जो है वो बेहद अमीर, अच्छे घराने से। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। शादी के कुछ वक्त के बाद 2 बच्चे होते हैं अर्चना के, एक बेटी और एक बेटा। गृहस्थी ठीक ठाक थी। दोनों ने करीब 15 साल साथ निभा लिए। 15 साल एक लंबा अरसा होता है। 15 साल दोनों साथ रहे, लेकिन 15 साल के बाद मियाँ बीवी के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आई, कुछ खटपट हुई, और फिर मामला डिवोर्स तक पहुंच गया, तलाक तक। आखिरकार दोनों की मर्जी से ये तलाक हुआ। और इस तलाक के लिए जो समझौता हुआ, उसके तहत अर्चना के हस्बैंड ने अर्चना को 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया। उसके बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अर्चना के खर्चे के लिए। चूँकि अर्चना के हस्बैंड एक अमीर शख्स और सीधा साधा इंसान भी, उसे लगा बच्चे भी उसके हैं, तो 15 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ और अर्चना को 15 करोड़ रुपए मिल गए। अब अर्चना के पास 15 करोड़ रुपए थे। इस दौरान में अर्चना के अपने माँ बाप भी बेहद अमीर थे। अर्चना के फादर ने अर्चना को 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी थी अलग अलग, वो उसके नाम कर दी, क्योंकि अर्चना उनकी इकलौती बेटी थी। अब अर्चना के पास 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिसकी वो मालकिन, 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बैंक में। अर्चना ने इन पैसों से
रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। ठीक ठाक रकम थी उसके पास, उसने एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू की बेंगलोर में ही, और काम भी ठीक ठाक चल पड़ा, कई मुलाजिम भी रखे। इसी दौरान इस रियल एस्टेट कंपनी में जब उसने काम करना शुरू किया, उसके साथ एक और शख्स ने काम करना शुरू किया, जिस पेशे को बढ़ाने में उसने काफ़ी मदद की, इस रियल एस्टेट के बिजनेस को। कुछ दिनों के बाद उस शख्स से अर्चना को प्यार हो गया, प्यार परवान चढ़ा। थोड़े दिनों के बाद अर्चना ने उस शख्स से दूसरी शादी कर ली। पहली शादी चूँकि ऑलरेडी तलाक हो चुका था, बच्चे दोनों पास थे, पैसा भी था, बिजनेस भी चल पड़ा, प्यार हुआ, अर्चना ने अब दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अब दोनों रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त बीता, फिर रिश्तों में कड़वाहट आई। अर्चना को लगा कि शायद उसने गलत फैसला कर लिया, गलत आदमी से शादी कर ली। कुछ बिजनेस को लेके भी आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई शुरू हो गई, तो ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इस दौरान में अर्चना बिज़नेस को लेके बड़ी परेशान थी, क्योंकि अब हस्बैंड जिससे शादी की वो बिज़नेस में पार्टनर भी, और उसके साथ खटपट भी हो गई बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो कंपनी में झगड़ा भी होता। और इसके बाद परेशानी में अचानक उसी कंपनी में एक और मुलाजिम था, जिसका नाम था नवीन। एक नया कैरेक्टर यहाँ से उभरता है। तो जिस रियल एस्टेट कंपनी में अर्चना ने शादी की, जिस शख्स से जिसने उस कंपनी को चलाने में मदद की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में कंपनी के ही पैसों और बाकी चीज़ों को लेकर झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में एक शख्स नवीन ने, उसी कंपनी के मुलाजिम ने अर्चना का सपोर्ट किया, अर्चना का साथ देना शुरू किया। अर्चना को लगा कि ये उसका हमदर्द है। धीरे धीरे अब अर्चना के मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जागना शुरू हुआ। इस दौरान में फिर यह खुलासा हुआ कि जब अर्चना ने दूसरी शादी की थी और पति से खटपट हुई, तो उस वक्त किसी जिम इंस्ट्रक्टर या जिम ट्रेनर के साथ अर्चना की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, और ये बात उसके पति को पता चली, और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। बिजनेस को लेकर अलग झगड़ा था। तो आखिरकार इस झगड़े का अंजाम भी दूसरी बार अर्चना की ज़िंदगी में तलाक की शक्ल में सामने आया। अर्चना ने अब दूसरे पति से भी तलाक ले लिया। अब 2 नाकाम शादी, अर्चना फिर से अकेली। लेकिन इस दौरान में नवीन ने जो उसकी मदद की, अब नवीन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एंट्री मारता है, और इसके बाद अर्चना नवीन के करीब आती है। अब अर्चना को तीसरी बार प्यार होता है। इस प्यार को भी एक मकाम मिलता है। अर्चना नवीन से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिन बाद यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, अब नवीन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। नवीन को मालूम था कि अर्चना के पास बेशुमार दौलत है, उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। फादर की तरफ से 40 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी, पहले पति से मुआवजे के तौर पर तलाक के 15 करोड़ रुपए मिले। तो कहीं ना कहीं नवीन ने जो अर्चना से शादी की, उसके पीछे दौलत की हवस थी। उसे लगा कि अगर वो शादी कर लेता अर्चना से, तो इतने करोड़ों का मालिक वो भी बन जाएगा। और वही असलियत धीरे धीरे अब सामने आने लगी। शादी के कुछ वक्त के बाद, करीब 5 साल पहले की बात है, जब अर्चना ने तलाक दिया था, और उसके बाद फिर नवीन ज़िंदगी में आया, नवीन से शादी कर ली। अब नवीन अर्चना से ये चाहता था कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिज़नेस है, उसमें उसको वो पार्टनर बनाए। चूँकि वो उसका हस्बैंड है, पति है, तो एक पति के तौर पर उसका भी उसमें हक है। शुरू में उसने यूं ही उसको टटोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि अर्चना शायद अपने प्रॉपर्टी में से उसको कोई हिस्सा नहीं देगी। अब अर्चना का एक बेटा और बेटी, बेटे की उम्र 16 साल, बेटी उससे ज़्यादा बड़ी। नवीन को लगा कि जिस मकसद से उसने शादी की वो मकसद शायद फेल हो जाएगा। अर्चना अपने जायदाद में से पैसे नहीं देगी, और वो बार बार उसको फोर्स करता, और इस बीच में दोनों में अब झगड़ा शुरू हुआ। इसी दौरान में अर्चना की एक बेटी, जो पहले पति से थी, युविका, कायदे से नवीन उसका सौतेला बाप था। अर्चना ने 3 शादियां की थी। तीसरा पति नवीन था, और युविका पहले पति से हुई बेटी थी। तो दोनों के रिश्ते एक बाप और बेटी के ही थे, बेशक सौतेली बेटी हो या वो सौतेला बाप हो। नवीन के मन में पैसों का लालच इतना ज़्यादा था कि जब उसे लगा कि अर्चना उसे पैसे देगी नहीं, तो उसने वहीं से कुछ और सोचना शुरू किया। इसके बाद उसने अर्चना की बेटी को टटोलना शुरू किया।
पता चला कि उसे भी पैसे की ज़रूरत है, वो भी प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों में हिस्सा चाहती है। यहीं से नवीन को घर में एक कमज़ोर कड़ी मिल गई। अब उसने युविका को भड़काना और बहकाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने रिश्तों को कलंकित किया और अपनी ही सौतेली बेटी को अपने ही प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने युविका को लालच दी कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई को भी नहीं मिलेगी, बाकी को भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हम दोनों के हिस्से में आएगा जो करीब 50 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये वो शख्स कह रहा है जो रिश्ते में उसका सौतेला बाप लगता है, जो अर्चना का तीसरा पति है, और वो बेटी जो अर्चना के पहले पति से पैदा हुई है, लेकिन माँ तो उसकी सगी है, लेकिन वो भी पैसे की लालच में थी। अब अर्चना की बेटी और नवीन के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है। धीरे धीरे ये बात अर्चना के कानों तक पहुंच जाती है कि उसका पति उसी की बेटी के साथ प्यार की एक तरह से पींगे बढ़ा रहा है, और उसे ये भी पता था कि इसके पीछे मकसद क्या है। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, टोका, डांटा, बेटी नहीं मानी। उसने नवीन को भी हड़काया, धमकाया, वो भी नहीं माना। जब नहीं माना तो अर्चना ने अपनी बेटी का खर्चा देना बंद कर दिया, उसको घर से निकाल दिया, नवीन को भी घर से निकाल दिया। अब ये दोनों अलग कहीं किराए पर एक फ्लैट लेकर रहने लगे, सौतेला बाप और उसकी बेटी। लेकिन घर से निकालने के बाद अर्चना ने धमकी दी थी कि अब तुम लोगों को, बल्कि अपनी बेटी को भी उसने कहा कि कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, और उसने नवीन से कहा कि तुमसे अब मुझे तलाक चाहिए। तो अब अर्चना तीसरी बार तलाक की कोशिश कर रही थी लेने की, और तलाक मिलना भी था। लेकिन उस तलाक को मिलने से पहले 28 नवंबर को उसने एक पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी, और उसने कंप्लेंट में लिखाया कि ये उसको टॉर्चर करता है, उसकी बेटी के साथ इसने ज़बरदस्ती इलीगल रिश्ता बना रखा है। और बेंगलोर के जिगानी पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को उसने नवीन के खिलाफ डॉरी हैरेसमेंट का केस डाल दिया कि दहेज के लिए हमें तंग कर रहा है। अब नवीन और अर्चना की बेटी दोनों अलग रह रहे हैं साथ, लिव इन में। इधर उसने डिवोर्स के लिए धमकी दे दी और पुलिस में कंप्लेंट लिखा दिया। अब नवीन को लगा कि सब कुछ छिन जाएगा। उसे लगा जिस मकसद से उसने शादी की वो भी छिन जाएगा। अब रिश्ता भी खुल चुका है, तो हो सकता है उन दोनों के हिस्से में कुछ ना आए। क्या करें? अर्चना अपने 16 साल के नाबालिग बेटे के साथ रह रही। इसके बाद नवीन ने युविका के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने कहा कि अगर हम अर्चना और अर्चना के बेटे यानी कि युविका के भाई, इन दोनों को मार देते हैं तो इस सारी दौलत का कोई और वारिस बचेगा ही नहीं। तो वो सारी दौलत हम दोनों की होगी और फिर हम दोनों शादी करके ऐश से रहेंगे। युविका लालच में आ गई। उसने कहा ठीक है। इसके बाद अब साजिश को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू होती है। 27 दिसंबर को बेंगलोर में और कर्नाटक में म्युनिसिपल का चुनाव था, नगर निगम का चुनाव। अर्चना की मां ने कहा कि उसे वोट डालना है और पोलिंग बूथ तक वो अपने साथ ले जाए गाड़ी में। अर्चना ने कहा ठीक है। इसी के बाद अर्चना अपने घर से निकलती है टोयोटा इनोवा कार में, और उस पे साथ में उसका बेटा था और एक ड्राइवर, प्रमोद और हरीश। तो ये दोनों कार में बैठे हैं। अर्चना अपने घर से अपनी माँ के घर जा रही है ताकि वो उसे वोट डलवाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाए। 27 दिसंबर यानी कि 4 दिन पहले की ही सिर्फ बात है ये। लेकिन जब ये लोग बेंगलोर के होजा रोड जंक्शन के करीब पहुंचते हैं, एक होजा रोड है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में, तभी अचानक इनकी गाड़ी का रास्ता एक दूसरी गाड़ी ओवरटेक करके रोक लेती है। और उसके बाद उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं और अचानक अर्चना पे तेज धार हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनकी नज़र अर्चना के बेटे पे भी थी और ड्राइवर पे भी थी। बाकी लोग अब अर्चना के बेटे को अब हमला करने की कोशिश करते हैं। उसे कुछ चोट लगती है, लेकिन किसी तरह अर्चना का बेटा वहाँ से अपनी जान बचाकर दौड़ पड़ता है और दौड़ते हुए दूर निकल जाता है। ड्राइवर भी भाग लेता है। दोनों भाग गए। बची अर्चना को उन्होंने बुरी तरह से मारा। उन्हें लगा अर्चना मर चुकी है। सारे हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। मारने से पहले बाकायदा वो कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने पुलिस में हरासमेंट का केस डाला नवीन के खिलाफ। और ये सारी बातें अर्चना के बेटे ने भी सुनी।
इसके बाद वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, गाड़ी में एक घायल महिला को देखते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल नज़दीक में। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही अर्चना दम तोड़ देती है। अर्चना की मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद बेटे को भी पता चलता है, बेटा हॉस्पिटल में पहुँचता, देखता माँ मर चुकी है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ कंप्लेंट लिखाता है और कंप्लेंट में लिखाता है कि कैसे उसकी माँ पे हमला हुआ, उसे भी मारने की कोशिश की गई, उसके ड्राइवर को भी मारने की कोशिश की गई और ये सब कुछ नवीन ने कराया। अब पुलिस के पास एक नाम था कल्प्रिट के तौर पर, लेकिन अभी तक अर्चना के बेटे को ये पता नहीं था कि उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस अब मामले की जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है उस इलाके का। उसी सीसीटीवी फुटेज में उसे एक दूसरी कार दिखती है, उस कार में उसको नवीन भी दिखता है और सारे हमलावर भी दिखते हैं। पुलिस 7 लोगों को, फिर पहले 6 लोगों को अरेस्ट करती है, नवीन से पूछताछ करती है। नवीन पूरी कहानी बताता है कि हाँ उसने मारा। नवीन ये भी एक्सेप्ट करता है कि युविका यानी अर्चना की बेटी के साथ उसका रिश्ता है और फिर वो बताता है कि इस पूरी साजिश में युविका भी शामिल है। पुलिस इसके बाद युविका को गिरफ्तार करती है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और युविका भी नवीन के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल करती है और ये भी कबूल करती है कि जब सब कुछ हुआ तो उसे मालूम था कि उसकी माँ को मारने की साजिश रची जा रही है और उसके पीछे मकसद यही था कि माँ मर जाए, भाई भी मर जाए तो सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। ये इंसानी हवस कैसी ना जाने कितनी कहानियाँ हैं, उनमें से एक रिश्तों को कलंकित करने की कहानी, अपनी ही माँ के कत्ल की साजिश में शामिल होने की कहानी, अपने ही भाई का कत्ल करवाने की साजिश में शामिल होने की कहानी और अपने सौतेले बाप के साथ घर बसाने की एक अजीब सी कहानी। तो ये कहानी बेंगलोर की थी। फिलहाल सातों जेल में हैं और पैसे तो मिले नहीं, हाँ अब सलाखें ज़रूर मिली उन्हें। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन अब आज का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपको एक मेल के बारे में जिक्र करता हूं। हमारी पुरानी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं मीता भट्टाचार्य जी, जमशेदपुर से। इन्होंने एक मेल लिखा है और जो मेल लिखा है इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस मेल में इन्होंने जिक्र किया, अभी बैनर्जी भी गया था तो मिला भी था इनसे, उन्होंने वो भी बताया था। बहुत सारी बातें आती हैं कि क्राइम या क्राइम की कहानियाँ, क्राइम की चीज़ें सुनने से नेगेटिविटी आती है। वो भी और भी कुछ लोगों का, वो मैं जिक्र आगे करूँगा, लेकिन पहले मीता भट्टाचार्य जी की बात बताता हूँ। लेकिन कई बार मैं ये भी कहता हूँ कि इसके दोनों पहलू हैं। मैं बिल्कुल इसका वो दलील नहीं दूंगा कि क्राइम की खबरें, क्राइम के शोज़, क्राइम की कहानियों से क्रिमिनल को आइडियाज़ नहीं मिलते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इन चीज़ों से, क्राइम से बचने और क्रिमिनल से बचने के भी कई बार आइडियाज़ मिलते हैं। और ऐसी एक कहानी लिख के दी है मीता भट्टाचार्य जी ने, भेजी जो उनके घर में हुई। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक ठेकेदार था, ठेकेदार अपने मज़दूर भेजता था, वो मज़दूर सुबह से आते थे, शाम तक काम करते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे। ये चलता रहा। अब वो क्राइम तक की कहानी पाबंदियाँ से सुनती हैं। संडे का दिन था और संडे के दिन अचानक उनके दरवाजे पे घंटी बजी। संडे को आमतौर पे उनके घर पे जो काम होता था वो मज़दूर उस दिन छुट्टी पे होते थे और ये मज़दूर आते थे तो 2 आते थे। जब वो दरवाजे पे गई तो उन्होंने देखा बाहर 3 मज़दूर खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि आज तो संडे है, छुट्टी है, आज काम कैसे? तो उसने कहा नहीं, ठेकेदार साहब ने भेजा है। तो उसने कहा अब 2 ये तीसरा? तो उसने कहा ठेकेदार जी ने भेजा ताकि जल्दी काम हो जाए। अब मीता भट्टाचार्य जी के पास 2 चीज़ें थी, या तो दरवाज़ा खोलें और उनको अंदर आने दें। लेकिन अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि एक तो संडे काम होता नहीं, उससे पिछले संडे भी कोई मज़दूर नहीं आया था और हमेशा 2 आता है, आज 3 क्यों आया? ये उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी लगाई। और तीसरी चीज़ उनके दिमाग में ये कौंधी की अगर आज काम करना था या एक्स्ट्रा मज़दूर भेजना था तो ठेकेदार कम से कम उनको पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म करता, बताता, पर ठेकेदार का फ़ोन नहीं आया। उन्होंने उन तीनों को दरवाजे पे वेट करने के लिए कहा, अंदर गई और फ़ोन मिलाया, लेकिन इत्तेफाक से ठेकेदार ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ था। अब वो क्या करें, वापस आई। उन्होंने कहा कि आज काम नहीं होगा, आप लोग जाइए, हमें आपसे काम नहीं कराना। वो तीनों मज़दूर लौट गए। दोपहर के वक्त ठेकेदार का वापस फ़ोन आया, मिस कॉल देखा होगा, तो पूछा क्या हुआ। इन्होंने बताया कि आज आपने छुट्टी थी फिर भी मज़दूर भेजा और वो भी तीसरा भेजा आपने, हमें पता नहीं है। ठेकेदार ने कहा हमने तो कोई मज़दूर भेजा ही नहीं, आज तो हमें भी पता है कि काम नहीं होता और मैं 3 क्यों भेजूँगा, 2 ही होता है, तो मैंने किसी को नहीं भेजा। तब उन्होंने कहा 3 आए थे।
अब वो कहती हैं कि अगर मैं दरवाज़ा खोल देती, अच्छा ये दोनों मीता भट्टाचार्य जी और इनके हस्बैंड ये सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग हैं और घर में कोई है नहीं, और बुज़ुर्गों के साथ बहुत सारे क्राइम की घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो अगर वो दरवाज़ा खोल देती और वो तीनों आते तो क्या होता, क्योंकि अच्छे मकसद से तो आए नहीं थे, क्योंकि ठेकेदार ने भेजा नहीं था। तो उन्होंने नहीं खोला और ऊपर वाले के क्रम से ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उन्होंने शेयर किया। मुझे लगा आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहिए, इसलिए कि छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें, ज़रा सा भी कुछ डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने से पहले कोई और ऐसा कदम ना उठाएं जिससे नुकसान हो, तो हम बहुत सारे ऐसे क्राइम से बच सकते हैं। अगर आपको लगे कि एक शख्स कौन है, घंटी बजा रहा है, अंदर आना चाहता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं, वो टहल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन सन्नाटा है, कोई नहीं है, सब घर में सो रहे हैं और वो अनजान शख्स पानी पीने के बहाने या किसी और बहाने से दरवाज़ा खुलवाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ख़ास तौर पर जो हमारे सीनियर सिटीज़न बुज़ुर्ग हैं, घर में अकेले हैं, जिनकी मदद के लिए कोई मददगार नहीं है, वो तो बिल्कुल जब तक 100% आप न जानते हो उनको, उनके लिए दरवाज़ा ना खोलें। दूसरी जो एक कहानी आपको सुनाई थी बेलगाम की, एक अपनी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की लेडी की, जिन्होंने कहा था कि कैसे उनका पति उन्हें टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था, फिर वो छोड़ कर आ गई, फिर उसने सुसाइड कर लिया और उसके घर वाले अब उन्हें ज़िम्मेदार मानते हैं। मैंने आप लोगों की राय मांगी थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय भेजी। कुल निचोड़ उस राय की जो थी वो ये थी कि जिस पे बीतती है वही समझता है। हम दूर बैठकर अपनी अपनी राय तो बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो 18 साल एक छत के नीचे इस डर और खौफ के साए में हर रात काटे कि पता नहीं क्या होगा अगले पल, वो दर्द, वो फिक्र, वो ख़तरा, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उनका जो फ़ैसला था वो सही फ़ैसला था, उनको छोड़ कर आने का, अपने और अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि उनको किसी कर सकती थी कि मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए था ताकि बीमारी दूर हो। बट इस कहानी में शायद ये मेरी गलती, मैंने नहीं बताया। उनका ऑलरेडी इलाज चल रहा था, दवाएं भी मिलती थी, तो उनको दिखाया गया था। तो ज़्यादातर लोगों की वही राय थी जो मेरी भी राय है। कैसे हालात में जब हमें लगे कि जीना मुश्किल है, इसमें हालांकि मैं बाकी चीज़ें हटा भी दूँ तो एक चीज़, वो मर्द या वो पति जो अपनी पत्नी या किसी औरत या किसी महिला पे हाथ उठाए, मेरी नज़र में उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक अपनी उसकी इज्जत है, एक अपना उसका मकाम है, एक नाम है। तो सिर्फ इसलिए कि मैं पत्नी हूँ तो कोई मुझे मेरा पति मार सकता है, ये उसका हक है, ये सोच तो होनी ही नहीं चाहिए। तो जहाँ पे इस तरह के जुल्म हो उसको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। बट कई बार देखा गया मजबूरी में, लाचारी में, आमतौर पे महिलाएं ये सोचती हैं कि चलो पीट रहा है कोई बात नहीं, घर में तो रख रहा है, खाना तो देता है, अब मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँ माँ बाप पे बोझ बन जाऊँगी। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से शादी की है, पता नहीं कितने कर्ज लेके दहेज दिए हैं, अब फिर यहाँ से निकलूँ उनके घर पे जाऊँ, वहाँ पे भी बोझ, वहाँ पे भाई हैं, भाभी हैं, वो भी कहेंगे ये आ गई देखो ससुराल छोड़कर बोझ बनने के लिए। तो ऐसी कई मजबूरियाँ होती हैं औरतों और ख़ास तौर पे बीवियों के सामने, जिसकी वजह से वो अकेले घुटती रहती हैं, सारे गम, सारी तकलीफ़ें खुद ही सहती हैं और किसी को बोलती नहीं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप जिन्हें पैदा किया, जो शायद बहुत बार ऐसा हो कि माँ बाप उनकी अगर तकलीफ़ों को समझे तो वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माँ बाप होते हैं। हर बच्चे के लिए सबसे अगर कोई अपना होता तो वो माँ बाप ही होते हैं, लेकिन वो भी खुददार होती हैं, कहती कहाँ छोटी छोटी बातें अपने माँ बाप को तंग करूँ, अपने भाइयों को तंग करूँ, तो वो घुटती हैं, सहती हैं। पर मेरा मानना है कि नहीं सहना चाहिए। जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे ज़्यादती हो, जहाँ आपके साथ जानवरों जैसा सलूक हो, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए और उस घर को छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बेलगाम की कहानी उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया था। क्राइम तक फैमिली मेम्बर, आज लास्ट, चूँकि साल का आखिरी दिन है तो साल के आखिरी दिन का जन्मदिन विश करना भी बनता है। डोला घोष जी हैं, आज इनका बर्थडे है। बहुत ही अच्छी तारीख़ है, 31 दिसंबर। आप लोग तो कभी अपना बर्थडे भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि जब भी साल ख़त्म हो रहा होगा तो आप कहेंगे चलो हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हैप्पी बर्थडे। तो डोला जी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा तोमजीद अली हैं और इनका 30 दिसंबर को था, असम से हैं, तो हैप्पी बर्थडे तोमजीद। आसिफ गौस गाटकेकर जी हैं, नांदेड़ में भोकर जगह, वहाँ से, तो हैप्पी बर्थडे आसिफ। शैरले गुप्ता हैं, इनका भी जन्मदिन
और सौरभ अग्रवाल जी ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे शैरल जी। मुजफ्फर हुसैन हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुजफ्फर हुसैन साहब। मोहम्मद इमरान ने भेजा है। श्रेया सिन्हा हैं और इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे श्रेया जी। और सत्यम सिन्हा जी, इनके जो पति हैं, उन्होंने भेजा है। सुरेश वासवा जी की बेटी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेश वासवा जी। आपने नाम नहीं लिखा उनका। लक्ष्मी पूर्बिया हैं और इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी पूर्बिया जी। और महिपाल सिंह राठौर ने भेजा है। इसके अलावा डीचन डोल्हा हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे डीचन। और टेंजिन दादुल ने भेजा है, ये उनकी वाइफ हैं। इसके अलावा प्रत्यूषा पाती हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रत्यूषा जी। और कुमार गौरव जी, इनके पति, उन्होंने भेजा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और साथ में हैप्पी न्यू ईयर भी। आज लास्ट डे है। इसके अलावा स्मिता शाही जी हैं, बिहार से, और फिलहाल गुड़गांव में रहती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं, कहानियाँ लगातार सुनती हैं। इन्होंने कहा आप मेरा जिक्र ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्मिता शाही जी मेल लिखने के लिए। इसी तरह आप लिखते रहें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। शिवम आज़ाद हैं, मोहम्मद करीम नूरी हैं, रश्मि बुहरो हैं, और ये जर्मनी में हैं, असम से हैं। और इनकी जो सिस्टर हैं माया ब्रह्मन चक्रवर्ती, वो क्राइम तक की कहानी की, इन्होंने कहा बहुत बड़ी फ़ैन है। थैंक यू वेरी मच। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन भी है, इत्तेफाक से 3 जनवरी मेरा भी होता है, तो रश्मि जी मैं पक्का विश भी करूँगा। इसके अलावा इकरार अहमद हैं, शिवांशु तिवारी हैं चित्रकूट से। शिवांशु तिवारी जी ने दिल जीत लिया, एक मेल भेजा। इन्होंने 9 फरवरी को इनकी बहन की शादी है, इन्होंने कार्ड छापा और इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहला कार्ड या तो भगवान को अर्पित किया जाता है या अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है, लेकिन पहला कार्ड उन्होंने क्राइम तक को भेजा है। तो दिल से आपका आभार इस सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए। शिवांशु और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बहन की शादी की बहुत बहुत बधाई। अच्छे से शादी हो, वो हमेशा अच्छी रहे, खुश रहे। इसके अलावा रोहित रॉय हैं, उर्मिला यादव जी हैं, बिहार से हैं, कह रही पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद भी आती कहानी सुनकर। थैंक यू वेरी मच उर्मिला जी। अभिषेक दुबे हैं, अब्दुल बहरोवल जी, और इनके पापा हैं लेट खुशी मोहम्मद बहरोवल, इटली में ये रहते हैं, कहानियाँ सुनते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल साहब। सरिता दीवान जी हैं। इसके अलावा पूनम जैन हैं, इन्होंने कहा आप नानी दादी की तरह सवाल जवाब और कहानियाँ सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच पूनम जैन जी, अब आदत हो गई है नानी दादी नाम सुनने की। बुलबुल भुक्कल जी हैं। इसके अलावा फैज़ान रशीद हैं जापान से, रजनी शर्मा हैं, साहिना फरहा हैं, ये बोरिया वेस्ट बंगाल से हैं। कह रही कहानी सुनकर अब मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, पहले काम में मन नहीं लगता था। थैंक यू साहिना। रवि सिंह हैं और इनकी मम्मी भी कहानी सुनती हैं, और इन्होंने भी बड़ा मार्मिक मेल लिखा है। नेगेटिव चीज़ें कभी मत सोचिएगा रवि सिंह जी, लाइफ बड़ी खूबसूरत चीज़ है, पॉजिटिव हमेशा रहिएगा लाइफ में। और आपने जो लिखा है, मैं पक्का एक बार आपसे मिलूँगा और दिल से मिलूँगा। उमेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा कि कई बार आप जब कहानियाँ सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई गे वाली कहानी सुनाई, तो आप अनकंफर्टेबल लगते हैं स्क्रीन पर। तो ऐसा नहीं है, ये सब तो अब सरकार ने भी मान्यता दे दी है, तो मैं ऐसा नहीं है उमेश जी, शायद आपको लगा हो, लेकिन हाँ कई चीज़ें, कई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें शायद मैं इतना ज़्यादा जो बाकी कहानियाँ सुनाता हूँ नहीं सुना पाता हूँ, वो मेरी शायद कमज़ोरी है। सरफराज खान हैं और इन्होंने एक मेल लिखा है। मैं हर एक से कहता हूँ कि हमेशा लाइफ, और आज साल का आखिरी दिन इसलिए फिर बनता है बोलना, कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और दूसरा ज़िंदगी हम किसी को दे नहीं सकते, तो हमें हक नहीं है किसी की जान लेने की, यहाँ तक कि अपनी भी। सुसाइड, खुदकुशी, दुख, तकलीफ़, इन सब इसका इलाज नहीं है। एक और ने भी मुझे लिखा था, मैं उसका भी, कि हर इंसान को ये सोचता है बहुत तकलीफ़ है, आप सामने वाले को देखें आपको ज़्यादा तकलीफ़ उसको शायद मिलेगी आपसे। इनकी कहानी ये थी कि सरफराज खान ने लिखा कि इनकी एक लड़की से दोस्ती थी, दोनों बहुत प्यार था, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ चीज़ें आ गई दोनों के परिवार में, उस लड़की से इनकी शादी नहीं हो पाई। और उस लड़की को इन्होंने ये भी ऑफ़र दिया था कि चलो भाग के कर लेते हैं, लेकिन लड़की भागने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अपने माँ बाप समाज की फ़िक्र थी। और फिर 8 महीने के करीब उस लड़की ने सरफराज से ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जिसे तुम ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं। और इन्होंने लिखा कि ठीक उसके बर्थडे के दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, यानी इनकी गर्लफ्रेंड ने। क्यों किया, कैसे किया, और 8 महीने पहले से प्लान करके कोई सुसाइड कर सकता है, ये उनका सवाल था।
ये तो इसका जवाब शायद मैं भी बहुत ईमानदारी से और उससे नहीं दे पाऊँगा कि ऐसा मुमकिन है कि नहीं, लेकिन फिर भी कहूँगा जो हुआ वो गलत हुआ। ज़िंदगी अनमोल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आशीष गठोरिया जी हैं, ये न्यूयॉर्क से हैं और इन्होंने भी कुछ लिखा है, मैं शायद हाँ इन्होंने उस कहाँ के बारे में लिखा था कि उस बेलगाम की जो लेडी हैं उनको मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए पति को, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी इलाज चल रहा था। सचिन सोलंकी हैं और इनके भाई आयुष और पापा हैं। ये सब कहानियाँ सुनते हैं, मेरठ से हैं। और सचिन सोलंकी, थैंक यू वेरी मच इतना खूबसूरत मेल लिखने के लिए, लेकिन आपने तारीफ़ बहुत हद से ज़्यादा कर दी। मेल बड़ा था लेकिन तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप खुश रहो, अच्छे रहो यार हमेशा। नंदिनी पाटिल हैं, ये भी MBBS की पढ़ाई कर रही हैं, यानी हमारे फ्यूचर की डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंदिनी पाटिल। मैं अभी सही कहता हूँ, डॉक्टर नंदिनी पाटिल। और इनके दादाजी दोनों कहानियाँ सुनते हैं। तो ऑल द बेस्ट तुम्हें, एक अच्छा डॉक्टर बनो। गरीबों का इलाज जितना हो सके कोशिश करना, जब बन जाओ तो मुफ्त करना, और जितनी मदद हो सके ज़रूर करना। और पक्का जब तुम्हारी MBBS में जब तुम क्लियर करोगी और दिल्ली में आओगी तो मैं तुमसे पक्का मिलूँगा। तुमने लिखा है जो, ये वादा है। तो आज इतना ही। 2021 की आखिरी कहानी थी ये। 2021 में आखिरी बार हम लोग एक सामने रूबरू थे आज। अब नए साल में नई मुलाकात नई कहानी के साथ 1 जनवरी 2022 को होगी। तो आप पूरी फैमिली को और आपके अपनों को क्राइम तक टीम की तरफ से एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, नव वर्ष की बधाई, और नया साल आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियां लेकर आए। इसी दुआ के साथ अब चलते हैं और मुलाकात करते हैं नए साल में, कल रात 9 बजे इसी तरह से किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।